सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर पर अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर ही पढ़ाए जा रहे पाठों को पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण से 13वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है क्रिया तथा क्रिया के भेद। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। बच्चों, क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी घटना या कार्यकलाप के होने या करने की सूचना मिलती है अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था या सत्ता का पता चलता है। आइए इस बात को कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं। जैसे बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, बच्चे दौड़ रहे हैं और नौकर काम कर रहा है। ऊपर के वाक्यों में आए सभी रंगीन अंश किसी न किसी घटना या कार्यकलाप के होने की सूचना दे रहे हैं। विभिन्न कार्यकलापों को बताने वाले शब्दों को व्याकरण में क्रिया कहते हैं। आइए क्रिया की रचना के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ना क्रिया के विभिन्न रूपों पर ध्यान दीजिए। पहला, वह किताब पढ़ रहा है। दूसरा, मैं रोज रामायण पढ़ता हूँ। तीसरा, अब वह नहीं पढ़ेगा। और चौथा, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। इन वाक्यों में आने वाले क्रिया के सभी रूपों में पढ़ अंश समान रूप से आ रहा है। इसी अंश से क्रिया के मुख्य अर्थ पढ़ना का पता चलता है। व्याकरण में इसको मुख्य क्रिया या धातु कहते हैं। धातु क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से आने वाले तथा क्रिया के मुख्य अर्थ को बताने वाले अंश को धातु कहा जाता है। जैसे चल, उठ, लिख, कर, सो, जा, हंस आदि। सहायक क्रिया, ऊपर के वाक्यों में आए पढ़ना क्रिया के विभिन्न रूपों में से यदि पढ़ धातु अलग कर दें तो क्रमशः रहा है, ता हूँ, एगा, ना चाहिए, लूँगा, वा, रहा हूँ रूप बच जाते हैं। ये वे रूप हैं जो मुख्य क्रिया या धातु में लगकर संपूर्ण क्रिया पदबंध बनने में उनकी सहायता करते हैं। इसीलिए व्याकरण में इन अंशों को सहायक क्रिया कहा जाता है। अतः सहायक क्रिया क्रिया का वह अंश है जो मुख्य क्रिया या धातु में लगकर क्रिया पदबंध की रचना करता है। क्रिया के भेद। बच्चों, क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला, कर्म की अपेक्षा अनपेक्षा के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। पहला, कर्म की अपेक्षा या अनपेक्षा के आधार पर क्रिया के भेद। इस आधार पर क्रिया के दो भेद किए जाते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। पहला, सकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। अपेक्षा करने का अर्थ यह नहीं है कि वाक्य में कर्म उपस्थित हो ही। यदि कर्म उपस्थित नहीं भी होता तो भी कर्म की अपेक्षा करने के कारण क्रिया सकर्मक ही मानी जाती। वाक्य में कर्म का प्रयोग होगा या नहीं, यह तो वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। निम्नलिखित वाक्यों के दूसरे उपवाक्य में कर्म का लोप कर दिया गया है, फिर भी दोनों उपवाक्यों की क्रिया सकर्मक है। जैसे पहला, मैंने आइसक्रीम खाई, तुमने खाई या नहीं। दूसरा, हम लोगों ने कल ताजमहल देखा, तुमने देखा है या नहीं। तीसरा, मेरे सभी दोस्त चित्र बना रहे हैं, तुम क्यों नहीं बना रहे हो, इत्यादि। कर्म की पहचान। क्रिया पर क्या या किसे, किसको शब्दों से प्रश्न करके कर्म की पहचान की जा सकती है। क्रिया पर क्या शब्द से प्रश्न करने के बाद उत्तर में जो निर्जीव संज्ञा प्राप्त होती है वह उस क्रिया का मुख्य कर्म या प्रत्यक्ष कर्म कहलाती है। तथा किसे या किसको प्रश्न के उत्तर में जो सजीव संज्ञा मिलती है उसे गौड़ या अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। जैसे माँ मिठाई बना रही है, प्रश्न क्या बना रही है,
उत्तर मिलता है मिठाई। कर्म कैसा है? यह प्रत्यक्ष कर्म। माँ ने बच्चों को मिठाई दी। क्या दी? मिठाई। ये भी प्रत्यक्ष कर्म है। अब देखिए किसे दी, प्रश्न करेंगे यदि आप, तो बच्चे को। ये अप्रत्यक्ष कर्म है। तीसरा, पिताजी ने अक्रम को बुलाया। किसे बुलाया? अक्रम को। ये भी अप्रत्यक्ष कर्म है। इसके बाद बच्चों आगे पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए विवरण से यह स्पष्ट है कि कुछ सकर्मक क्रियाएं केवल एक कर्म की अपेक्षा करती हैं, तो कुछ दो कर्मों की। इस आधार पर उनके दो भेद हो जाते हैं। पहला एक कर्मक तथा दूसरा द्विकर्मक। तो आइए इसको क्रम से अध्ययन कर लेते हैं। पहला एक कर्मक। जो सकर्मक क्रिया केवल एक कर्म की अपेक्षा करती है, एक कर्मक कहलाती है। जैसे वह गाना गाएगी, माँ ने नितिन को बुलाया। इसमें एक ही कर्म है, इसीलिए यह वाक्य एक कर्मक है। दूसरा, जो सकर्मक क्रिया दो कर्मों, मुख्य कर्म और गौण कर्म की अपेक्षा करती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे प्रिंसिपल ने छात्रों को सर्टिफिकेट दिए। दूसरा, मैंने अपने दोस्त से किताबें खरीदी। अब इन वाक्यों में दो कर्म होने के कारण ये द्विकर्मक क्रिया है। दूसरा, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं करती। जैसे आना जाना, चलना, दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, मुस्कुराना आदि। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे तुम क्यों हंस रहे हो? मैं रोज सुबह दौड़ता हूँ। वह रात को 10 बजे सोती है। दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं इत्यादि। अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया की पहचान। बच्चों ध्यान से पढ़िए इस अंश को। क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, इसकी पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया पर क्या से प्रश्न करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस क्या के उत्तर में वह क्रिया किसी की अपेक्षा करती है या नहीं। जैसे पहला वाक्य, बच्चा लिख रहा है। यदि आप प्रश्न करें क्या, तो यदि उत्तर आता है पत्र, निबंध आदि, तब क्रिया सकर्मक है। माँ कपड़े धो रही है। क्या? कपड़े। तब भी क्रिया सकर्मक है। और यदि आप प्रश्न करें शीला जा रही है क्या, तो कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए यह अकर्मक है। बच्चे दौड़ रहे हैं। क्या प्रश्न करेंगे आप, तो क्या उत्तर मिलता है? कुछ नहीं, इसलिए क्रिया अकर्मक है। अर्थात यदि क्या के उत्तर में कोई क्रिया किसी वस्तु, कर्म की अपेक्षा करती है, तो वह सकर्मक क्रिया कही जाती है। लेकिन अकर्मक क्रिया क्या के उत्तर में किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं करती। कर्म की अपेक्षा न करने के कारण वह अकर्मक क्रिया कही जाती है। वाक्य में कर्म का लोप। प्रायः बोलचाल की भाषा में हम वाक्य से कर्म का लोप भी कर देते हैं और श्रोता संदर्भ से अर्थ समझ लेता है। जैसे मोहन सोहन से कहता है क्या कर रहे हो, तो सोहन कहता है खा रहा हूँ। यहाँ पर सोहन से और खाना शब्द कोष्ठक में लिखा हुआ है। यहाँ खाना संज्ञा कर्म का लोप कर दिया गया है। इसी तरह अन्य उदाहरण है, देखिए। जैसे बच्चे लिख रहे हैं, तो कोष्ठक में लिखा है पत्र, और दूसरा पिताजी पढ़ रहे हैं, तो लिखा हुआ है अखबार। कुछ लोगों का यह भ्रम है कि क्रिया को सकर्मक तभी कहा जाएगा जब वाक्य में कर्म उपस्थित हो। वाक्य में कर्म आएगा या नहीं, यह तो वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। ध्यान रखिए, सकर्मक या अकर्मक होना क्रिया का गुण है। यदि कोई क्रिया सकर्मक है तो वह हमेशा सकर्मक ही रहेगी, और अकर्मक है तो अकर्मक ही रहेगी। वाक्य में कर्म आया है या नहीं आया, इससे क्रिया की सकर्मकता या अकर्मकता प्रभावित नहीं होती।
क्रिया के सकर्मक होने की शर्त यह नहीं है कि वाक्य में कर्म आया है या नहीं, बल्कि यह है कि वह कर्म की अपेक्षा करती है या नहीं। दूसरा, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। बच्चों, इस आधार पर क्रिया के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। पहला, सरल क्रिया। दूसरा, संयुक्त क्रिया। तीसरा, प्रेरणार्थक क्रिया। और चौथा, नामिक क्रिया। आइए पढ़ते हैं क्रम से इनको। पहला, सरल क्रिया। एक धातु से बनी क्रियाएं सरल क्रिया कहलाती हैं। सभी अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाएं इस वर्ग में आती हैं, जैसे वे नहीं आए। दूसरा, सब लोग मंदिर गए हैं। तीसरा, कल रात कोई नहीं सोया। चौथा, उसने आज खूब आइसक्रीम खाई। दूसरा, संयुक्त क्रिया। दो धातुओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे चल देना, पढ़ लेना, खो जाना, कर लेना, भेज देना, देख लेना, उठ जाना, मार देना इत्यादि। संयुक्त क्रिया यद्यपि दो क्रियाओं के मेल से बनती है, पर पहली क्रिया से ही क्रिया के अर्थ का पता चलता है। जैसे आ जाना में क्रिया का मुख्य अर्थ आना है। जहाँ तक दूसरी क्रिया का सवाल है, उसे रंजक क्रिया कहते हैं, क्योंकि वह अपना अर्थ छोड़कर पहली क्रिया के अर्थ में कुछ विशिष्टता ला देती है। इसी के कारण किसी एक क्रिया से बनी संयुक्त क्रियाओं के अर्थ में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों के अर्थ में थोड़ा थोड़ा अंतर है, जैसे गाड़ी चल दी, कोष्ठक में लिखा हुआ है चलना और देना। दूसरा, गाड़ी चल निकली, चलना और निकलना। तीसरा, गाड़ी चल पड़ी, चलना और पड़ना। बच्चों, अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखिए संयुक्त क्रिया के प्रयोग के अन्य उदाहरण। मैंने किताबें खरीद ली हैं, मैंने किताबें खरीद दी हैं। दूसरा, उसने काम कर लिया था, उसने काम कर लिया था। तीसरा, वह ट्रेन में ही सो गया था, वह ट्रेन में ही सो लिया था। तीसरा, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया है जिसका कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे संज्ञा को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे भारती ने नौकर से काम कराया। वाक्य में भारती ने स्वयं कार्य नहीं किया, बल्कि उसने नौकर को काम करने के लिए प्रेरित किया और बाद में नौकर ने उस काम को संपन्न किया। देखिए कुछ अन्य उदाहरण। वह अपने बेटे को खाना खिला रही है। माँ नौकर से कपड़े धुलवा रही है। तीसरा, मेरा दोस्त आज मुझे फिल्म दिखाएगा। चौथा, वह आया से बच्चे को चलवा रही है। हिंदी में दो तरह की प्रेरणार्थक क्रियाएं मिलती हैं। कुछ प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना मूल क्रिया के मध्य में आ प्रत्यय जोड़कर की जाती है तथा कुछ की रचना वा प्रत्यय जोड़कर। ऊपर के वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया के दोनों रूप देखे जा सकते हैं। जिन प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना आ प्रत्यय जोड़कर की जाती है वे प्रेरणार्थक कहलाती हैं तथा जिनकी रचना वा प्रत्यय जोड़कर की जाती है वे द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाती हैं। जैसे हंसना क्रिया से हंसाना प्रथम प्रेरणार्थक है तो हंसवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए दोनों तरह की प्रेरणार्थक क्रियाओं के अन्य उदाहरण हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया माँ बच्चे को सुलाती है। दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया माँ आया से बच्चे को सुलवाती है। नीचे की तालिका में अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं से विकसित कुछ प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे अकर्मक चलना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनेगा चलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया चलवाना। सोना से सुलाना, सुलवाना, उठना से उठाना, उठवाना इत्यादि। बच्चों अब पढ़ते हैं हम लोग चौथा नामिक क्रिया। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण को नाम कहा जाता है। नाम
संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में प्रत्यय जोड़कर जो क्रियाएं बनाई जाती हैं वे नामिक क्रिया कहलाती हैं। देखिए उदाहरण। संज्ञा लालच, नामिक क्रिया ललचाना। गप गपियाना, फिर झूठ झुठलाना, शर्म शर्माना, हाथ हथियाना, टक्कर टकराना। सर्वनाम अपना अपनाना, विशेषण गरम गरमाना और चिकना चिकनाना। बच्चों, इस पाठ में हम लोगों ने क्या सीखा, इसकी आइए एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था या स्थिति का पता चलता है। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, कर्म की अपेक्षा अनपेक्षा के आधार पर तथा रचना के आधार पर। कर्म की अपेक्षा अनपेक्षा के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती तथा सकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर्म तथा अप्रत्यक्ष कर्म। प्रत्यक्ष कर्म का पता क्रिया पर क्या प्रश्न के उत्तर में मिलता है तथा अप्रत्यक्ष कर्म का पता किसे किसको प्रश्नों के उत्तर में। प्रत्यक्ष कर्म कोई निर्जीव वस्तु होती है तथा अप्रत्यक्ष कर्म कोई जीवधारी प्राणी। सकर्मक क्रिया एक कर्म की अपेक्षा करती है या दो कर्मों की। इस आधार पर इसके दो उपभेद हो जाते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है। पहली क्रिया पूरे क्रियापद बंध को अर्थ प्रदान करती है तथा दूसरी क्रिया पहली क्रिया के अर्थ में छटाएं बिखेरती है। प्रेरणार्थक क्रिया में एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को काम करने के लिए प्रेरित करती है तथा दूसरी संज्ञा उस काम को स्वयं संपादित करती है। हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया के दो उपभेद मिलते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक की रचना मूल क्रिया के मध्य में आ प्रत्यय जोड़कर तथा द्वितीय प्रेरणार्थक की रचना वा प्रत्यय जोड़कर होती है। नामिक क्रिया वह क्रिया है जिसका पहला अंश नाम अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होता है तथा दूसरा अंश कोई प्रत्यय। बच्चों, अभी आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया, अब आपको इस पाठ से कुछ गृह कार्य करना है। बच्चों, आपको अभ्यास अंश से प्रश्न संख्या 1, 2 और 7 अपनी कॉपी में लिखकर याद करना है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।